हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूट बेस। मैं हूं विनोद और मैं आज बीएससी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आया हूं, गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। जो हम लोग क्लास 12th में पढ़ते हैं गॉस लॉ या गॉस थ्योरम, यहाँ भी आप लोगों को सेम पढ़ना है। बस इसमें क्या होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन होने के कारण इसमें एक क्वेश्चन ऐड करके पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ या गॉसेस थ्योरम। तो ये कंप्लीट आपका लॉन्ग आंसर बनता है 14 मार्क्स में। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अनुसार इसमें 14 मार्क्स में ऐड करके डिफरेंशियल फॉर्म को भी पूछा गया है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। वो सेमेस्टर 2 के सिलेबस में आप लोगों को गॉसेस लॉ या गॉसेस थ्योरम और डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस थ्योरम आप लोगों को पूछा जाता है। तो अदर यूनिवर्सिटी में आपका क्या होगा कि कोई भी सेम में हो, उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप लोगों को पढ़ना यही है गॉसेस थ्योरम और डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस थ्योरम। तो गॉसेस थ्योरम पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मान लिया जाए क्लोज सरफेस। ये क्लोज सरफेस कैसा होना चाहिए? 3D के शेप का होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक ये जो सरफेस है, इसका जो एरिया है, सरफेस का एरिया है, वो हमेशा इस सरफेस से क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो सरफेस एरिया को हम लोग डिनोट करते हैं, मान लिया जाए हम लोग इसको डीए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इससे जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। इसका हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये हमेशा क्या होगा? इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसका क्या होगा? इस सरफेस के आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं गॉसेस लॉ या गॉसेस थ्योरम क्या होता है। अब हम लोग आते हैं इसके स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे कि गॉसेस लॉ होता क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार, द टोटल आउटवर्ड नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। यहाँ पर हम लोग देखिए आउटवर्ड का यूज किए हैं और यहाँ पर क्या किए हैं? क्लोज सरफेस का भी यूज किए हैं। तो मैंने अभी क्या बताया था कि जितना भी आपका क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? उसके आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। और यहाँ पर क्या करेंगे? हम लोग क्लोज सरफेस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये डिनोट किसको कर रहा है? ये देखिए यहाँ पर गोल जो यहाँ पर इंटीग्रेशन के बीच में है, ये क्या कर रहा है कि क्लोज सरफेस को डिनोट कर रहा है। इससे क्या होगा आपका सरफेस। तो ईडीएस इक्वल टू कितना हो जाएगा? मान लिया जाए यहाँ पर क्यू अभी नहीं है, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 1 by एप्सिलॉन नॉट। किसके बराबर है? इक्वल टू 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम के बराबर है। द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। इस सरफेस में कितना चार्ज हम लोग इनक्लोज किए हैं, यहाँ पर ध्यान देना। इस क्लोज सरफेस के लिए चार्ज हम लोग प्लस किए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और क्यू क्या है? वेयर क्यू इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। ये हो गया आपका गॉसेस लॉ या गॉसेस थ्योरम। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। तो इससे पहले हम लोग इस फिगर में आते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्लोज सरफेस है। इस क्लोज सरफेस यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, ऐसा सोचना है कि ये क्लोज नहीं है। तो आप लोग चाहोगे तो सिंपल ऐसे भी क्लोज सरफेस आप लोग बना सकते हो। एक हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं? एक क्लोज सरफेस को लिए हुए हैं और इसका जो सेंटर ओ है, इस क्लोज सरफेस के लिए चार्ज कितना है आपका? प्लस क्यू है। इसके कुछ दूर पॉइंट पी भी हम सपोज किए हुए हैं स्मॉल एलिमेंट की तरह। ये सरफेस पर कहीं भी आप लोग एक पॉइंट एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो इस सरफेस से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो आपका सेम होगा। और यहाँ पर क्या होगा? इस सरफेस के यहाँ पर जो सरफेस का एलिमेंट है वो क्या होगा? आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस सरफेस के आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। और जो यहाँ पर सरफेस एलिमेंट सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा आपका थीटा एंगल का। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये जो सरफेस है तो ये सरफेस का एंगल है। ये क्या है आपका? इस सरफेस एरिया का और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एक एंगल है। यहाँ पर हम लोग 3 पॉइंट सपोज किए हुए हैं। ये आप लोग कहीं भी सपोज कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, क्योंकि इसके सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा वो आपका सेम आएगा, कहीं चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया एक स्मॉल एरिया डीएस, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं थीटा एंगल बिटवीन डीएस एंड ई। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर डी डब्ल्यू लिए हुए हैं। इसका हम जो एंगल बन रहा है इसका हम लोग स्मॉल एरिया लिए हुए हैं। और इसका रेडियस कितना है? आपका आर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको प्रूफ।
कंसीडर अ क्लोज सरफेस S, हम लोग एक क्लोज सरफेस S लिए हुए हैं और चार्ज प्लस Q एट O। हम लोग क्या किए, क्लोज सरफेस लिए हुए हैं, उसके सेंटर में आपका चार्ज कितना है प्लस Q। P be the point on the surface of distance R from O। P क्या है, P क्या है, इस सरफेस में से एक पॉइंट हम लोग P सपोज किए हुए हैं, जो कि रेडियस कितना है उसका, डिस्टेंस R फ्रॉम O, O से इसका डिस्टेंस कितना है P पॉइंट का R, जिसको हम लोग रेडियस बोल सकते हैं। इमेजिन एरिया ds अराउंड P, हम लोग एरिया ds को यहाँ पर एज्यूम किए हुए हैं, किसके रिस्पेक्ट पर, किसके अराउंड, P के अराउंड में। लेट E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P पॉइंट पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैंने क्या बताया था, क्लोज सरफेस में जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बात हो रहा था, जितना भी क्लोज सरफेस हो, क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा, वो क्या होगा, उसके आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, उससे क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो चलिए इसके बाद का जो सोल्यूशन हम लोग अब करते हैं। अब हम इसके आगे आते हैं, तो इसके आगे सोल्यूशन में क्या होगा, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटवर्ड थ्रू द एरिया ds इज गिवन बाय, तो एरिया मेरा क्या हो जाएगा, d phi e। हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिनोट करते हैं, phi e से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi e से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस क्लोज सरफेस का एक स्मॉल एरिया को हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, d phi e को हम लोग लेंगे, तो d phi इक्वल टू e डॉट ds, यहाँ पर वेक्टर है दोनों में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d phi e इक्वल टू, हम लोग जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि e ds का जो वैल्यू होता है, e ds cos थीटा हम लोग इसमें यूज करते हैं, ये इसका डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज से है। वेयर थीटा क्या है, थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन E एंड ds। यहां पर देखिए E एंड ds के बीच का एंगल कितना है, थीटा। नाउ यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q इज गिवन बाय, हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इस P पॉइंट पर, इस प्लस चार्ज प्लस Q चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस P पॉइंट पर लगेगा, वो हम लोगों को फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, E से, E इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। तब हम लोग क्या करेंगे, E का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, तब क्या होगा, d phi, therefore d phi इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q ds cos थीटा बाय R स्क्वायर। हम लोग E का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तब क्या बचेगा, अब हम लोग क्या करना है कि इस ds cos थीटा बाय R स्क्वायर को हम लोग यहाँ पर सपोज कर लेंगे d ओमेगा dw। ये हम लोग क्या लिए हुए हैं, इस ये जो एरिया है उसको उससे भी क्लोज हम लोग यहाँ पर एरिया को सपोज किए हुए हैं, इसका स्मॉल एरिया को, ds cos थीटा बाय R स्क्वायर इक्वल टू dw, दैट इज सॉलिड एंगल सस्टेन्ड बाय द एरिया ds एट O। ये क्या है आपका सॉलिड एंगल जो सस्टेन करेगा एरिया ds को एट O पर। Therefore d phi is equal to क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, यहाँ से Q dw, इस जगह पर यहाँ से इतना टर्म की जगह पर हम लोग dw लिए हुए हैं, तो यहाँ पर Q बच गया और dw बच गया। अब इसके बाद इसका एक और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसके बाद हम उसको इसका डिफरेंशियल फॉर्म का उपयोग करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। इस P पॉइंट पर हम लोगों ने निकाल लिया कि इस प्लस Q चार्ज के कारण इस P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेरा होगा, वो हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, इतना जो मैंने पिछले सेशन में इतना आंसर लाया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो ये हम लोग इस P पॉइंट पर निकाले हुए हैं, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारा टोटल होल सरफेस के लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो फाइंड हो जाएगा। तो हम लोग आगे क्या करेंगे, सो द टोटल आउटवर्ड नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस इस कितना हो जाएगा, d phi इक्वल टू, हम देखिए पहले हम लोग क्या किए हैं कि d phi e लिए हुए, क्योंकि हम लोग इस स्मॉल सरफेस के लिए हम लोग जब निकाल रहे थे। अब हमको क्या करना है, पूरे का निकालना है, तो हम लोग लेंगे phi e इक्वल टू इंटीग्रेशन d phi e। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर d phi इक्वल टू में जानते हैं क्लोज सरफेस e ds, तो हम लोग यहाँ से d phi का वैल्यू पुट कर देंगे,
तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका क्यू बाय 4πε0 dw। तो यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग बाहर ले लिए, यहाँ से बच गया आपका dw। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर हम जानते हैं कि टोटल सॉलिड सरफेस dw इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ds बाय r स्क्वायर। सरफेस एरिया स्फीयर कितना होता है 4πr² और ये r² से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर 4π बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर दिए 4π, यहाँ से 4π, यहाँ से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से q बाय एप्सिलॉन नॉट बचेगा जो आपका आ जाएगा या क्लोज सरफेस E ds इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग बोलते हैं गॉस थ्योरम, इसको हम लोग बोलते हैं गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। यहाँ पर लिख दोगे आप लोग दिस इज गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। ये हो गया आपका गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। देखिए यहाँ पर जो आपका जो ये वैल्यू आया था d5/4πε0 q बाय q dw, ये वैल्यू जो होगा इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर आपका वैल्यू जो होगा आपका सेम होगा। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दिए तो सिंपली हमारा क्या आ जाएगा पूरे क्लोज सरफेस के लिए हमारा वैल्यू जो आएगा ये इतना आ जाएगा। ये है आपका गॉस थ्योरम या गॉस लॉ जो हम लोग इसके स्टेटमेंट में भी लिखे हुए थे। तो ये हो गया। अब हम लोग इसका आगे करेंगे इसका डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। तो चलिए ये अगर हम लोग कर लेते हैं तो ये एक कंप्लीट लॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। अब हम लोग आते हैं इसके आगे डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम का डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है? पिछले सेशंस में हम लोगों ने देखा कि गॉसेस थ्योरम क्या होता है, उसका फाइनल आंसर हम लोगों ने लाया था इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस EDS इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। हम लोग जानते हैं कि गॉसेस थ्योरम से जो हम लोग फाइनल प्रूफ किए अभी तो इतना हम लोग का वैल्यू आया हुआ है। अब हम लोग क्या यूज करेंगे यूजिंग गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। हम लोग गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज करेंगे तो उसका वैल्यू कितना होता है इंटीग्रेशन EDS क्लोज सरफेस। यहाँ पर आप लोग क्या करोगे इसको क्लोज सरफेस EDS इक्वल टू यहाँ पर इंटीग्रल चेंज हो जाएगा आपका, ये होगा वॉल्यूम का इंटीग्रल होगा। तो यहाँ पर डेल E और ब्रैकेट के बाहर में क्या होगा dV। ये होता है आपका गॉसेस थ्योरम का गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम जो फाइनल आंसर इतना आता है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे देयरफॉर गॉसेस थ्योरम कैन बी रिटन एज। हम लोग गॉसेस थ्योरम को कैसे लिखेंगे? तो यहाँ से ये इक्वेशन जब ये दोनों टर्म इक्वल है, जब ये दोनों टर्म इक्वल है तो आपस में ये दो टर्म भी आपस में क्या होगा इक्वल होगा। तो यहाँ से देखिए ये टर्म जो आपका है यहाँ पर सिचुएट है और इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। जब पहला टर्म आपका सेम है तो दूसरा टर्म भी आपका क्या होगा सेम होगा। इफ यहाँ पर रो क्या है रो इक्वल टू चार्ज डेंसिटी एट अ पॉइंट विद इन दी वॉल्यूम v। रो क्या है चार्ज डेंसिटी। रो को हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है चार्ज डेंसिटी एट a point within the volume v। then तब क्या होगा इस यहाँ से q का वैल्यू निकालेंगे। जब ये रो क्या हो जाएगा चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम v के लिए तब क्या होगा मेरा q इक्वल टू यहाँ पर इंटीग्रेशन रो dv। q का वैल्यू क्या हो जाएगा q इक्वल टू इंटीग्रेशन रो dv। अब हम लोग क्या करेंगे कि q का वैल्यू जो यहाँ पर लाए हुए हैं हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ से जो इक्वेशन ये सेम है आपका यहाँ पर इंटीग्रल आपको छूट रहा है वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा और डेल E dV इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। और जो हम लोग q का वैल्यू यहाँ पे निकाले हुए हैं इस q का वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर दिए। अब जो यहाँ पर क्या हो जाएगा रो एप्सिलॉन नॉट को हम लोग इक्वल टू के इस साइड में ले आएंगे। तो यहाँ पर प्लस में था यहाँ पर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए डेल E अब यहाँ से देखिए माइनस रो और यहाँ पर बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर dV यहाँ पर भी dV तो dV को हम लोग कॉमन ले लिए और इंटीग्रेशन dV इक्वल टू 0। अब हम लोग जानते हैं किसी भी चीज का वॉल्यूम जो होगा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अगर वॉल्यूम 0 हो गया तो उस चीज में कुछ रहेगा ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि वॉल्यूम को 0 नहीं करेंगे यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन v dV नॉट इक्वल टू 0। dV कभी भी वॉल्यूम किसी भी चीज का वॉल्यूम जो है 0 नहीं हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि dV नॉट इक्वल टू 0। तब कौन सा टर्म ये दो टर्म हो गया, पहला टर्म ये हो गया आपका और दूसरा टर्म ये। तो जब ये 0 नहीं हुआ है तो देखिए इक्वल टू में क्या है 0 है।
तो जब ये टर्म मेरा जीरो नहीं होगा तो जीरो किसको होना होगा, इस टर्म को पूरे को जीरो होना होगा। जब ये जीरो नहीं हुआ तो ये टर्म को जीरो होना होगा, तभी ये इक्वेशन आया होगा। तो क्या होगा, डेल ई माइनस रो बाय इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू जीरो। इस टर्म को हम लोग क्या किए हैं, जीरो इक्वेट करेंगे, तब मेरा क्या होगा, यहां से माइनस रो बाय इप्सिलॉन नॉट जो है इक्वल टू के वो साइड ले जाएंगे, तब क्या बचेगा, डेल ई इक्वल टू रो बाय इप्सिलॉन नॉट। यही हो गया इसका डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस थ्योरम। ये हो गया कंप्लीट 14 मार्क्स का। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर करोगे, क्योंकि ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए, सेमेस्टर फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इससे आपको आसानी से, मैंने कहीं भी डेरिवेशन का कुछ ट्रिक यूज नहीं किया है, डायरेक्ट जो इसका प्रोसेस है, इस प्रोसेस से मैंने सॉल्व करने का कोशिश किया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो नए स्टूडेंट हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दें, ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे चैनल से अच्छे मार्क्स उठा पाए, पढ़ करके अच्छे मार्क्स उठा पाए। और सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।